आरवी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ 2021 के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है कि लोकगीत दिया गया है, दूसरी तरफ गायन का अवसर दिया गया है। चैती, कजरी, रसिया, सोहर और इस साइड दिया गया संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत और मौसमी गीत। तो आप लोग को मैच कराना है, सही सुमेलित कराना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा इसमें चैती का हो जाएगा आपका मौसमी गीत, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। बी की बात करें कजरी आपका हो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत। रसिया आपका हो जाएगा ब्रज का लोकगीत और सोहर हो जाएगा संस्कार गीत। तो 4-3-2-1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4-3-2-1। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा संबंध सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट दिया गया है। होता क्या है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ गर्म झरने दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, ओडिशा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, बजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात, नारायणी, यह सही सुमेलित नहीं है। जो नारायणी गर्म झरना वो किस राज्य में है? यह राजस्थान में है, न कि गुजरात में। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो भारतीय संविदा अधिनियम है 1870 नहीं है। कब है इसकी स्थापना हुई है? 1872 में। और जो भारतीय संविदा अधिनियम है और यही भारत की क्या है, केंद्रीय भारत का जो है कि मुख्य संविदा कानून है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50% या फिर 55%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आयोग ने जो उसका जवाब सही उत्तर माना, कौन सा माना है? ऑप्शन नंबर ए माना है 40%। लेकिन अगर आप लोग बिपिन चंद्र की किताब आती है आधुनिक भारत का इतिहास, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश भारत में जो सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का जो व्यय होता था वो लगभग होता था 52%। कितना होता था? लगभग 52% यह व्यय होता था। लेकिन आयोग ने राइट आंसर क्या माना है? आयोग ने सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई माना है 40%। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। देखिए 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। और इस आरोप में राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ से भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, चाहे आरओ चाहे प्रॉपर पीसीएस हो। ये मैच सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है कि किस क्रांतिकारी को कहाँ पर फांसी दी गई थी। एक महत्वपूर्ण जो इसमें नोट जो अभी परिवर्तन हुआ है इस कांड को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का जो नाम है परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है अकार्बनिक कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स, ठीक है। देखिए तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
मासिमम सैंगटम है, ठीक है, और इसका उपयोग जो है कि सर्दी जुकाम खांसी और स्वास्थ्य संबंधी रोगों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, रीच, चेयर, सर्च, चेयर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेयर। क्यों? क्योंकि चेयर में देखिए यहाँ पे आई है और टीचर में कहीं पर भी आई नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेयर नहीं लिखा जा सकता। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। ऑप्शन दिया गया अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर सिंधु गंगा मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। जैव विविधता और स्थानीय जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिकी दृष्टि से उच्च उत्पादक होते हैं, जैव विविधता या हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन आयर्स ने। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन या फिर सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आपको इन्हें स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कब किसकी स्थापना हुई है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। आप सभी लोग को पता है कहाँ पे की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो इसकी स्थापना इन्होंने 1905 में किया था। कहाँ किया था? पुणे में किया था। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन की बात करें तो इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1780 में। 1780 में। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं स्थापना के क्रम देख रहे हैं। सबसे पहले यह हो जाएगा और इसके बाद 1784, इसके बाद 1905, इसके बाद 1813। तो जो सीरीज होगा क्या होगा? 4 3 1 2। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए 4 3 1 2 कहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, 4 3 1 2। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 12। इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर, सूरत, बड़ोदरा या नासिक? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नासिक। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सीडीपी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना। तो आप लोग क्या करना है? आप लोगों को इसकी स्थापना के अकॉर्डिंग अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 और 4। अगर हम लोग सबकी स्थापना की बात करें तो की विलेज स्कीम की स्थापना हुई थी अगस्त 1992 में। इसका हुआ है अगस्त 1952, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 1992 में, 2 अक्टूबर 1992 में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी, इसका है जनवरी 1958। और जिला ग्राम विकास अधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। तो सबसे पहले आपका हो गया अगस्त 1992, एक हो गया, फिर हो गया अगस्त 1952 हो गया, फिर इसके बाद हो गया अक्टूबर 1952, 2 हो गया, ठीक है। तो 3 1 2 और 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए करंट अफेयर्स का जो कि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, लेकिन तब भी इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड।
आइए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य या कृषि उत्पाद विपणन समितियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। यह जनसंख्या का प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया आगरा, प्रयागराज, मेरठ या फिर मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुरादाबाद। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस शहर नगर हैं, जो इस प्रकार है। हम लोग बात करें कौन कौन से शहर या नगर हैं, तो कानपुर नगर है, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और इसके बाद हम लोग बात करें तो प्रयागराज, ठीक है, मेरठ भी है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन दिया गया सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सभी आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आपको आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। केवल 2 क्या है, राइट आंसर है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि इन सभी राष्ट्रपतियों में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं अभी तक। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया है कि नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। 7 से 16%, 17 से 26, 27 से 36 या फिर 37 से 47%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 37 से 47%। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमन एवं दीव। ठीक है, देखिए दमन एवं दीव में लिंगानुपात 618 है। कितना है, 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। यहाँ पे कितना है लिंगानुपात, पुदुचेरी में 1037 है। ठीक है, पर 1000 1037 है। भारत का अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो कितना है, 943 है। ये आप लोगों को पता होगा, 943 है। और इसका न्यूनतम जो कि सेक्स रेशियो वाला राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या, यहाँ पे प्रश्न आपके केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा कौन सा प्रदेश, किस प्रदेश में सेक्स रेशियो सबसे कम है तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हरियाणा। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। 4 ऑप्शन दिए गए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 ना ही 2। आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि राइट आंसर इसमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 सही हो जाएगा। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
और यूपी के संत कबीर नगर जिले के लौहरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। इसको आप लोगों को याद रखना है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है और आपसे इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने जो है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। और इसी अधिनियम के तहत क्या गया, जो अधिनियम था 1919 के अधिनियम के तहत ICS की परीक्षा अब भारत में आयोजित होने लगी थी और 1922 में पहली बार यह परीक्षा इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में आयोजित की गई थी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। तो 27 में पूछा गया कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमरिया जनजाति, ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पहले यह जो कि पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती थी, लेकिन 2014 में इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा। मुझे नहीं पता, अभी मैंने इसको देखा नहीं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न से हम लोग छोड़ देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे। आप लोग प्रश्न संख्या 28 का जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन तब भी इसका प्रश्न जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 29 का 28 का जो है कि आप लोग एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 का राइट आंसर क्या हो गया? 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे हो गया। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस या फिर USA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ठीक है ना। देखिए FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वेरिकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान जो कितना है? 53% है। ठीक है, 53% है, 53% है। जबकि उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है कितना है? वो 28.2 है, ये 28.2 है। और बात करें हम लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का, तो उसका योगदान है 18.8% योगदान है। सबसे अधिक किसका हो गया? ये सेवा क्षेत्र का 53% हो गया। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। पूछा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद या फिर कासगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजामाबाद।
निजामाबाद जो कि ये आजमगढ़ में है, को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार और पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होता है और यह जो कि महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक इसका जो कि विस्तार जाता है। ठीक है। और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधव राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तीनों कहाँ है? ये तीनों मध्य प्रदेश में है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें पूछा गया था, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूटित किया जाता है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? 60, 160, 140 या फिर 40। तो इसको जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 140। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पूछा सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और सबसे अगर अधिक पूछेगा सबसे अधिक जो कि नगरीकृत कौन सा राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर गोवा हो जाएगा उसका। और गोवा में कितना है? 62.2% है। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश, सबसे अधिक गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो दिल्ली आपका आंसर होगा। ठीक है, 97.5%। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी. सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सबसे पहले देख लेना है कि सबका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो डॉक्टर सी रंगराजन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 1900 इनकी बात करें हम लोग 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है। इसका हम लोग बात करें थे डॉक्टर सी रंगराजन की। डॉक्टर आई.जी. पटेल की बात करें, डॉक्टर आई.जी. पटेल कब से कब तक है? तो ये 1977 से लेकर के 1982 तक। डॉक्टर डी. सुब्बा राव की बात करें तो जिनका कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 2008 से 2013 तक। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो 1982 से 1985 तक। हालांकि बाद में भी वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री नहीं, बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो उनका कार्यकाल क्या है? 1982 से लेकर के 1985 तक है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएंगे। तो 1982 ये आ जाएंगे, डॉक्टर आई.जी. पटेल पहले नंबर पे आएंगे। फिर इसके बाद आपको आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। और फिर इसके बाद आएंगे 1992 से 97 आई.जी. 3 और 4। तो 3-1-4-2 3-1-4-2 देखिए सीरीज कौन सा है? 3-1-4-2। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर सी रंगराजन का जो कि कार्यकाल कब से कब तक है? 92 से 97 तक। ठीक है। 19 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1992 से 1997 तक। और डॉक्टर आई.जी. पटेल की बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? आई.जी. पटेल का 1977 से लेकर के और 1982 तक। डॉक्टर डी. सुब्बा राव का जो कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक है? 2008 से 13 तक। 2008 से 13 तक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कब से कब तक है? 1982 से 85 तक। सबसे पहले आपके डॉक्टर आई.जी. पटेल आ जाएंगे 2। फिर इसके बाद आई.जी. पटेल के बाद मनमोहन सिंह 2-4। फिर इसके बाद आ जाएंगे आपके 2-4-1, 2-4-2
2 4 1 2। राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2 4 1 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 4 1 3, सॉरी 2 4 1 3 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है? इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन, लीबिया। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। इजराइल, सूडान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। देखिए 36 का जो राइट आंसर क्या था, 36 का राइट आंसर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2 4 1 3। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मिट्टी दिया गया, सूची 2 में राज्य दिए गए। जलोढ़ राजस्थान, काली उत्तर प्रदेश, लाल महाराष्ट्र और मरुस्थली आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को क्या करना है, इसको सही सुमेलित करना है दोनों सूचियों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखेंगे अगर आप लोग, तो अगर हम लोग जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर चला जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, काली मिट्टी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, लाल मिट्टी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और जो कि मरुस्थली राजस्थान। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 4 1। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 39 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो आप लोग को बताना कि इसमें कौन सा जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CPU। CPU किससे संबंधित करता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट से संदर्भित नहीं करता है, बल्कि यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। किसको करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या फिर अरब सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरब सागर। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारी शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें सबके सब सुमेलित है। ठीक है, इसमें सभी सुमेलित है। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है कि पारंपरिक ऊर्जा, लेकिन आयोग ने, अगर हम लोग बात करें कि आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना था, क्या माना था? आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना था कि ये सुमेलित नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें सबके सब सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये और ये दोनों भी सुमेलित है। लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को ही माना था। ठीक है, तो आयोग के कुछ अपने जवाब होते हैं, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं था। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, ये जो कि रीजनिंग का प्रश्न था। JR6, RB3, AK5 या DG2। तो इसमें पूछा है कि भिन्न को चुनिए। ठीक है, तो इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो कि JR6 ये भिन्न है। ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ऑप्शन दिया गया, सागर, झील, सागर का मैदान और मैंग्रोव, मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो इसमें घटते उत्पादकता के घटते क्रम में पूछा गया है, वो घटते उत्पादकता के क्रम में पूछा गया है। तो कौन सा क्रम होगा पारितंत्र का? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव हो जाएगा, फिर घास हो जाएगा, घास का मैदान, फिर झील और सागर।
आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 253। पूछा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल ऑप्शन 253। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। देखिए अनुच्छेद 252 की बात करें तो इसके अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के बीच के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार किया जाता है। आर्टिकल 249 की बात करें तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति होती है। आर्टिकल 250 की बात करें तो इसमें राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही है, या फिर दोनों सही या दोनों गलत है, या फिर केवल एक या केवल दो सही है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। पूछा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुआर्ट, बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नुनीस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटर मुंडी। ये जो है कि पुर्तगाल से नहीं आया था, बाकी तीनों पुर्तगाल से आए थे। तो पीटर मुंडी कहाँ से आया था? तो पीटर मुंडी जो है कि यह ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, और ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया हुआ था। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। और प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा चेत सिंह। देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि चेत सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया है। रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहवा जो फसल है वह मंगोलिया का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? कहवा आपका ब्राज़ील से है। कहाँ से है? ब्राज़ील से है। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50 में पूछा गया है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जो नदी में जल प्रदूषण होता है उसे किससे मापा जाता है? ऑप्शन दिया गया, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या फिर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को शायद पता हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, देखिए यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषण कम होगा, और इसके विपरीत क्या होता है कि यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। ठीक है, और जल प्रदूषण की जो मात्रा होती है उसको BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। 51 में पूछा गया है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता या ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी। आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। इसमें करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अधिनियम अभियान एक पहल संबंधित था। किससे संबंधित था? यह संबंधित था न्याय आपके द्वार से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो आपको जवाब बताना है कि किस क्रम में जोड़ें कि अधिक रोशनी मिले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 में अधिक। ठीक है ना, और
दो एक जैसे बल्बों को समानांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उससे अधिक रोशनी मिलती है। आइए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर और वर्तमान स्थिति। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान अवस्थिति दिया गया है। कोइल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जजाक भुक्ति, कौशाम्बी। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो जजाक भुक्ति है वह कौशाम्बी नहीं है, बल्कि कहाँ है, यह बुंदेलखंड है। यह बुंदेलखंड है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जजाक भुक्ति। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा। तो कौन सबसे अधिक, किस राज्य में सबसे अधिक ट्यूबवेल सिंचाई होती है, तो होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर आपका नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है कि डेविंसी प्लस और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है, चांद, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो किससे संबंधित है, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, यह भी जो है कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो यह इसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है इस प्रश्न की। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। आइए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। ठीक है, 58 में पूछा गया, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। आइए 59 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, पंचवर्षीय योजना दिया एक तरफ, दूसरी तरफ प्रयुक्त विकास मॉडल दिया गया है। प्रथम एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय हेराल्ड डोमर मॉडल, तृतीय अशोक रुद्र मॉडल, चतुर्थ महालनोबिस मॉडल। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस में कौन कौन से मॉडल लाए गए थे। तो प्रथम में है हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, और द्वितीय में कौन सा था, द्वितीय में आपका हो जाएगा महालनोबिस, द्वितीय में महालनोबिस हो जाएगा। तृतीय की बात करें, तृतीय में यश चक्रवर्ती मॉडल हो जाएगा, और चतुर्थ में आपका हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है ना, तो 2 4 1 2 2 हो जाएगा, या अशोक रुद्र मॉडल चतुर्थ हो जाएगा, यह चतुर्थ हो जाएगा। तो 4 का 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, देखिए किस में मैच करता है, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका मैच कर रहा है यहाँ पे, 2 4 1 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालू, ताहिती, तिनियन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिनियन। ठीक है ना, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 62। प्रश्न संख्या 62 में पूछा गया है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। केला, दाल, अंडा या फिर मछली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडा। ठीक है, अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, जो कि अंडा होता है, इसमें सर्वोत्तम स्रोत होता है अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में कहा गया कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। और कारण आर में कहा गया कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 64।
64 में पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। आइए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। 65 में पूछा गया है कि निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो आप लोगों को पता है दिशा इसमें सबसे भिन्न है, बाकी सब दिशा के पैमाने मापक के यंत्र हैं, कंपास, सुई, चुंबक। ठीक है, तो 65 का ई हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ देश है। डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मैंदारिन, चीन, भाषा, थाईलैंड। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, भाषा, थाईलैंड। जो भाषा जो कि भाषा है वह थाईलैंड की नहीं है, बाकी कहाँ की है? वह इंडोनेशिया की है। ठीक है, यह किसकी है? यह इंडोनेशिया की ऑफिशियली भाषा, इंडोनेशिया की भाषा है। आइए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। सुनने की जो दृढ़ता है 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो आप लोग बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। यह गलत है, बल्कि किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है? तो वह हरे रंग के लिए है। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4, 5, 3 या फिर 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भिलाई। बाकी तीनों किसी न किसी नदी के किनारे स्थित लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें या शिपिंग दर सूचकांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतें। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। इसमें पूछा गया कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, गोसामर रेशम। आइए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832, 1833, 1834 या फिर 1835। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1833। आइए प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन हो जाएगा। देखिए, मनोरंजन प्रसाद सिंघा इनका पूरा नाम है और यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। इसमें जो है कि दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फल दिया गया, सूची 2 में क्या दिया गया? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिया गया है। आम जम्मू व कश्मीर, लीची केरल, नारियल बिहार, सेब उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस राज्य में किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आम की बात करें तो आम जो है कि आम की बात करें तो आम सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। लीची की बात करें तो लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। नारियल की बात करें तो नारियल में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, तो ए का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? आपका A1। तो 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 किस में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4, 3 सॉरी ये नहीं होगा, 4, 3, 2, 1 आप लोग को देखना है। तो 4, 3, 2, 1 किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये घटनाएं कब कब घटित हुई। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र की बात करें तो 4 जनवरी 1881, ठीक है। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ये 1881 हम लोग सिर्फ ईयर देखते हैं, 1881 हो गया। और खुदीराम बोस को मृत्युदंड की देखें कब उनको दिया गया था, तो 1908 में दिया गया था, इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। फिर कर्जन वायली की हत्या की बात करें तो 1 जुलाई 1909। और सबसे अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन देखें तो कब किया गया है, यह किया गया है 1912 में, ठीक है, 1912 में। तो देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है, सबसे पहले घटित होती है यह वाली, फिर उसके बाद 1909 की घटना होती है, फिर इसके बाद कौन सी होती है, सबसे पहले होती है 1881 घटना, फिर इसके बाद कौन सी होती है, इसके बाद 1908 की होती है, फिर 1909 की होती है, फिर 1912 की होती है। तो आप लोगों को सीरीज में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक का द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हो रहा है। तो 1, ठीक है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 3 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। देखिए किस में मिल रहा है, 3 2 1 4 किस सीरीज में मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, 3 2 1 4। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। इसमें पूछा गया है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुनेई के साथ, ठीक है, सीमा साझा नहीं करता है। ब्रुनेई जो होता है वो शहर जो है यह जो कि 3 तरफ से जो है कि मलेशिया से घिरा हुआ है और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इंडोनेशिया को स्पर्श नहीं करता है। आइए प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। पूछा कि भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आइए जल्दी हम लोग सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 में पूछा गया है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु या फिर खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। आइए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79 जो है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है, आगरा, गया, पुरी या वारंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आगरा इसमें शामिल नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 80 में पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। 81 में पूछा गया कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, गाजर, भिंडी, प्याज या फिर टमाटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिंडी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 देखते हैं। 82 में पूछा गया है कि भारत में जिन व्यवसायियों का विनियोग 1 करोड़ रुपया तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपया तक है उन्हें जाना जाता है, छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या फिर मध्यम उद्यम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम। आइए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। 83 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन से राजा ऐसे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल। तो 2 और 4 किस में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 और 4। आइए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। 84 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्यूबा, जावा, सुलावेसी या फिर मिंडानाओ। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिंडानाओ, ठीक है, वादे की भूमि के रूप में इसे जाना जाता है। 85 देखते हैं। 85 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल प्रतिशत कितना है, 18.5, 23.7, 30.2 या फिर 31.2। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23.7, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। 86 में पूछा गया कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है, रीजनिंग का प्रश्न है, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है,
न्यूयॉर्क जो है कि एक शहर है, जबकि अन्य क्या है, टोक्यो, लंदन और बीजिंग, यह अपने अपने देश की राजधानियाँ हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। 87 भी रीजनिंग का प्रश्न है। पूछा कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2। ठीक है। 88 देखते हैं। इससे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना। ठीक है। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था और उन्हीं को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, लहना या अंगद। अंगद नाम अगर पूछा किसके द्वारा दिया गया है, तो गुरु नानक के द्वारा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर, कापर, बॉक्साइट या मैगजीन और बिजली, सीमेंट का सामान, हवाई जहाज का निर्माण, इस्पात। तो आप लोग को बताना है किसमें किन किन खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सब सुमेलित ही है। चूना पत्थर सीमेंट में प्रयोग किया जाता है, कापर तांबा जो कि बिजली का सामान में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण में और मैग्नीज इस्पात के निर्माण। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। कौन सी दी गई है? 2, 6, 16, 38, 84, 168, 368 या 750? गलत संख्या आप लोग को बताना है। गलत संख्या इसमें क्या हो जाएगा? गलत संख्या आपका इसमें हो जाएगा 168। यहाँ पे 168 की जगह क्या होना चाहिए था? 178 होना चाहिए था। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। 91 में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है। 92 प्रश्न देखते हैं। 92 में पूछा गया है कि 92 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फुलडोल का मेला या फिर बटेश्वर मेला? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला किस जिले में लगता है, कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है और यह प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है। नवरात्र के समय में लगता है। 93 की बात करें, 93 में पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में युद्ध दिया गया, सूची 2 में वर्ष दिया गया है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं हम लोग इसको। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1780 से 84 के बीच में। ठीक है। तो ई का 2 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो ये कब से कब हुआ है? 1750 से 54। तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1803 से 1805 के बीच में। तो 1 हो जाएगा और ये 3। 2 4 1 3 देख लेते हैं कहाँ पर मैच करता है। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन, मोहम्मद खां या फिर अलीवर्दी खां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। और किसके द्वारा अपॉइंटेड था यह? तो फर्रुख सियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। 95 देखते हैं। 95 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। 96 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स, डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बाहामास, नासाउ? तो आप लोगों को बताना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि सुमेलित नहीं है। डोमिनिका की राजधानी कहाँ है? डोमिनिका की राजधानी जो है कि रूसाऊ है। कहाँ पे? रूसाऊ है, ना कि
सैन डोमिंगो। आइए 97 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है और लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। 98 में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो आप लोग को बताना इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आइए 99 देखते हैं। 99 में पूछा गया कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी ने इस पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी भी इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। 100 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थानीय क्षेत्र दिया गया है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो आप लोग को बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का जो मेला होता है वह जो है कि पूर्वांचल में ना होकर कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या है? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेल्यूलोज, दुग्ध, लैक्टोज। तो आप लोग को बताना इसमें से कौन कौन से सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 102 देखते हैं। 102 में पूछा गया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दारोगा, अमला या जमींदार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दारोगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 में पूछा गया है कि एक किसान जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या लघु कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु कृषक। ठीक है, प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 में पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और कारण इसका क्या रहा? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो आप लोगों को बताना कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है और कारण उसका सही व्याख्या है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है, यानी कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, यह बात गलत है। और प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 में पूछा गया है कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 105 का डी हो जाएगा, पाइप से। 106 देखते हैं। 106 में पूछा गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या फिर 9। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 महाजनपद स्थित है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। 107 में पूछा गया कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 108 पूछा कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं? काशीनाथ सिंह, नीरजा जाधव, अब्दुल बिस्मिल्लाह या अजय मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, यह उपन्यास जो कि बनारस के साड़ी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। 109 में पूछा गया है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली, संथाली, बोडो या डोगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार ऑप्शन नंबर बी है, वैसे तो सभी जो है कि शामिल है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 में पूछा गया है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न
ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। 111 में पूछा गया है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता या फिर लोहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर। ठीक है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। 112 में आपसे पूछा गया है कि विदेशी यात्री दिया है और भारत भ्रमण वर्ष दिया है, आपको सुमेलित पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? फायान 399 से 414, वेनसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695 और अल मसूदी 957 ईस्वी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत्सिंग। इत्सिंग 679 से 695 सुमेलित नहीं है। और यह जवाब किसका है? यह जवाब है उत्तर प्रदेश आयोग ने उसका उत्तर सी माना है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। यह जो है कि करंट अफेयर्स से और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। 114 में पूछा गया है कि निम्नलिखित विचार कीजिए। कलरीपायट्टू, थांगता, मलखम, गतका। उपयुक्त में से किन किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। इसमें सबको शामिल किया गया है। ठीक है। कलरीपायट्टू को भी, थांगता, मलखम और गतका, चार के चारों को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। जिबूती आचार संहिता संबंधित है? कांगो द्रोणी का संरक्षण, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र या फिर परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। आइए प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। 116 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ अधिवेशन वर्ष दिया गया है। मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। तो आप लोग को सुमेलित करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बनारस की। बनारस 1905 में हुआ था, लखनऊ 1916, ठीक है, कानपुर 1925। तो बचा कौन सा? मेरठ 1946। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 4 1 2। प्रश्न संख्या कौन सा था? तो प्रश्न संख्या आपका था प्रश्न संख्या 116, 3 4 1 2। आइए प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। 117 में पूछा गया है कि जून 2021 में ये करंट अफेयर्स का प्रश्न से छोड़ देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो आप लोग क्या करना है, इसे जैसी से स्थापना हुई उसके अनुसार उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 और 1। आइए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। 119 से पूछा गया है, 119 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 2 1 3 2 4 और 1, 3 2 4 और 1। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 120 की। 120 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो क्या पूछा है कि आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयोग ने इसका उत्तर यही माना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर माना कौन सा माना है? वह ए माना है। आयोग ने यह माना है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? अगर आप
फैक्ट को देखेंगे तो फैक्ट के अनुसार जो है कि जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 121 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल दिए गए हैं। भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, भेड़ थारपारकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भेड़ थारपारकर। जो थारपारकर है वो भेड़ की नस्ल नहीं है, बल्कि किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। ठीक है, यह गाय की नस्ल है। और लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? आयोग ने इसका उत्तर ई माना है। आयोग का अपना अलग ही आंसर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। अजीब सेंटेंस होता है इनका। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिर्फ 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। सिर्फ 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आइए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के लिए सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किस सुल्तान के शासनकाल में? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। 124 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी या सप्त गंडकी कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। 125 में पूछा गया कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ 2001 में, 2005 में, 2009 में या 2013 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। 126 में पूछा गया कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न से छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 127। जिन दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त युक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमारदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आल्हा से। ठीक है, थोड़ा सा मैं बहुत तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया अभी इसमें। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मनवाच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनवाच। ठीक है, प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। 129 में पूछा गया है कि सुमेलित करना है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें सब सुमेलित है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सब सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 3, 4। आइए 130 प्रश्न देखते हैं। 130 जो कि करंट से प्रश्न से छोड़ देते हैं। 131 देखते हैं। 131 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, उलर, नाल सरोवर और सांबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब लोगों को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उलर। और ये कहाँ से निकलती है? तो उलर झील जो है कि जम्मू एवं कश्मीर संघराज क्षेत्र में स्थित है। भारत की यह सबसे ताजे पानी की बृहत्तम झील है। ठीक है, 132 देखते हैं। पूछा कि निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइव, संकल्प या श्रेयस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नहीं होगा इसमें राइट आंसर। पूछा है कि कौशल विकास संबंधित है ना, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ABC
कौन कौन से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3 और 4। एक नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्ट्राइड है वो किसकी योजना है? यह यूजीसी विश्वविद्यालय योजना अनुदान का जो है कि यूजीसी का ये योजना है। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की एक योजना है ये। आइए प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। तो 133 में पूछा गया कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? एफ.ई. क्लेमेंट्स, सी.सी. पार्क, डी.बी. अगर, एस.जे. गुल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एफ.ई. क्लेमेंट्स। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 134 यह रीजनिंग का प्रश्न है। पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। कंक्लूजन, कंसंट्रेट, कॉन्फिडेंस, काउंट। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कंक्लूजन। ठीक है, आइए 135 देखते हैं। 135 में पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 10 जून को नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुई थी। 10 जुलाई को हुई थी। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। 136 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न, से छोड़ देते हैं। 137 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है? लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल या डबलिन आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीमा पेरू में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की, तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी शिमला में स्थित है। 138 देखते हैं। 138 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 या फिर राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो है कि 2001 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। आइए 139 देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। आइए प्रश्न संख्या 140 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796 या 1797। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1797। तो यह जो कि ROARO 2021 का जो है कि कुल 140 प्रश्न था। आप लोग जब परीक्षा देने जा रहे हैं एक बार इस प्रश्न पत्र को जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।